जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदे सर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली वीडियो मिलता रहे। आज हम लेके आए हैं अध्याय 1 कक्षा 12वीं लेके आ रहे हैं जीव विज्ञान पढ़ेंगे। अध्याय 1 जीवों में जनन। अध्याय 1 का नाम है जीवों में जनन, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान। आप देखते हैं जीवों में जनन यानी इसका मतलब क्या होता है। जीवों में जनन का मतलब क्या होता है, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो जीवों में जनन क्या होता है ये देखते हैं। आखिर जनन क्या कहलाता है। जीव यानी संसार में जितने भी जीव आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे जीव कहलाएंगे, है ना, छोटे से लेके बड़े तक। तो देखते हैं इसकी परिभाषा, जीवों में जनन क्या कहलाता है। देखो, जनन से ही पता चल रहा है जन्म लेना है, जीवों से जन्म लेना है। जीवों में जनन यानी जीवों से जन्म लेना। जैसे ऐसे जीव जो अपने जैसे यानी अपने जैसे जीवों का निर्माण करते हैं, है ना, ऐसे जीव जो अपने जैसे जीवों का निर्माण कर, जैसे एक मनुष्य, है ना, अपने जैसे जीव का निर्माण करेगा यानी उसके भी 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, यानी मनुष्य के जैसा ही हाव भाव रहेगा। उसका कहने का मतलब यही है कि अपने ही जैसे जीव का निर्माण करता है। जैसे गाय से गाय निकलेगी, है ना, तो जैसा जीव वैसा उसकी संतान। तो ऐसे जीव जो अपने जैसे जीव का निर्माण करते हैं अर्थात अपनी संतति को आगे बढ़ाते हैं, जीव जनन कहलाता है ना। समझ में आए? आसान परिभाषा, सरल भाषा में मैंने आपको लिखवाया है। तो जीवों में जनन क्या कहलाता है, ऐसे जीव जो अपने जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं यानी अपनी जैसी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं जनन। ठीक है, जन्म देना, अपने ही जैसे जीव को जन्म देना, सीधी बात कि अपने जैसे जीव को जन्म देना ही जनन कहलाता है। अब जनन कितने प्रकार के होते हैं? जीवों में जनन 2 प्रकार का होता है ना। जो पीढ़ी जो बढ़ती है आगे, वो 2 प्रकार की पीढ़ी बनती है, यानी 2 प्रकार का जनन होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जीवों में जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या कहलाएगा और लैंगिक जनन क्या कहलाएगा, इसको हम विस्तार से समझेंगे, है ना, लेकिन मैं छोटी सी परिभाषा फिर भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अलैंगिक जनन, ऐसे जीव जिसमें केवल एक ही जीव अपने जैसे जीव का निर्माण करते हैं। अब ये क्या हुआ, ऐसा जीव जो एक ही जीव से अपनी संतति का निर्माण करेगा, यानी उसमें एक ही जीव भाग लेगा, है ना, एक ही जीव भाग लेगा। जैसे अलैंगिक जनन में क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन में क्या कहलाएगा, इसमें नर एवं मादा द्वारा अपने जैसे जीव का निर्माण करते हैं। लैंगिक जनन में पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता होती है, उसके द्वारा जीव का निर्माण होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में किसी एक ही जीव यानी मादा हो या फिर नर हो, एक ही जीव से उस जीव का निर्माण हो जाता है, उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। इन दोनों को विस्तार से पढ़ेंगे हैं। मैं आपको सिर्फ देखो, ऐसा नोट्स आपको भी बनाना है। मैंने मेन पॉइंट सरल भाषा में अच्छे से मैंने लिखवा दिया है ताकि आपको पुस्तक पढ़ने में आसान रहे। ये वाला वीडियो देखने के बाद यदि आप पुस्तक पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो, आपको 2 हेडिंग मैंने पढ़ा दी। अगली हेडिंग है जीवों में जीवन अवधि। जीवों में जीवन अवधि, ये क्या है? जीवों में यानी जीवों में जीवन अवधि यानी जीवन का समय। कोई भी जीव यदि संसार में आया है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है ना, तो उसका भी एक समय होता है, उसको बोलता है अवधि। अवधि यानी समय, अवधि का मतलब होता है समय। तो जीवों में जीवन अवधि यानी जीवन का मतलब है जीने का जीवन, है ना, से छोटे से बड़े होते हैं, है ना, एक जीवन चक्र चलता रहता है ना, एक के बाद एक मनुष्य का निर्माण होते जाता है, एक के बाद एक पीढ़ी बढ़ती जाती। तो जीवों में जीवन अवधि कितनी होती है देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का काल उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। यानी प्रत्येक जीव के एक समय होता है, तो उसका जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है
उसको बोलते हैं जीवन अवधि, है ना। जीवन अवधि किसे कहेंगे? जन्म, किसी जीव का जन्म से लेके मृत्यु तक का जो टाइम होता है ना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, है ना, यानी बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ये चलता रहता, उसको बोलते हैं जीवों की अवधि। यानी प्रत्येक जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु, यानी प्राकृतिक से ही मृत्यु होना चाहिए, है ना। किसी भी जीव के जीवन निश्चित होता है, जीवन काल निश्चित होता है, तो मृत्यु तक काल उसी जीव की जीवन अवधि कहलाती है, उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। प्रत्येक जीव एक निश्चित समय तक ही जीवित रहता है, और प्रत्येक जितने भी जीव हैं वो एक निश्चित समय तक ही जीवित रहेंगे, है ना। किसी जीव की जीवन अवधि उसके आकार के अनुसार नहीं होती है। और एक बात ये भी याद रखना है, किसी जीव की जो किसी जीव की जो आयु होती है ना, समय यानी आयु, उम्र जो होती है, वो आकार के अनुसार नहीं होती। ऐसा नहीं कि किसी का बड़ा आकार है तो उसकी आयु ज़्यादा हो जाएगी, है ना। किसी का छोटा आकार है तो उसका जीवन की आयु जो होती है कम हो जाएगी। तो आकार के अनुसार नहीं जीवन काल होता है ना। तो उसका मतलब यही है कि किसी जीव की जीवन अवधि उसके आकार के अनुसार नहीं होती है। जैसे कौवा और तोता, मान लो, इनको आप कौवा और तोते को देखना, इनकी जो आकार जो होता है कौवा और तोते का, दोनों पक्षी है और आकार लगभग एक जैसा ही होता है, आकृति, है ना, रंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तोता और कौवा की आकार जो होता है एक जैसा होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन जीवन अवधि यानी आयु में ज़्यादा अंतर होता है ना, ज़्यादा अंतर होता है। यानी आकार में तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन उसकी आयु जो उम्र में ज़्यादा अंतर होता है ना। तो ऐसे अनेक जीव आपको मिलेंगे। जैसे देखो, कौवा 15 वर्ष, लेकिन तोता कितने साल तक जीता है? 60 वर्ष तक जीता है। देखो, कौवा और तोता की आकृति एक जैसी है ना, आकार में बराबर है, ज़्यादा वजन में बराबर है, लेकिन आयु देखो, आयु में ज़्यादा अंतर होता है। कौवा 15 साल तक जीता है, तोता 60 वर्ष तक। देखो, अब हाथी ले लो आप, हाथी का आकार बहुत बड़ा होता है तो ज़्यादा साल तक जीना चाहिए, ऐसा नहीं है, आकार पे निर्भर नहीं होती है आयु, है ना। तो हाथी 70 से 80 वर्ष तक ही जीता है। लेकिन कछुआ देखो, हाथी की तुलना में कितना छोटा होता है। कछुआ जो होता है 100 से 150 साल तक जी जाता है। कौन? कछुआ। गाय 20 से 25 वर्ष तक जीती है, कुत्ता 15 वर्ष तक जीता है, तितली 1 से 2 हफ्ते तक जीती है, फल मक्खी 40 से 15 दिन, फल यानी फलों पे जो मक्खी बैठती है ना, वही फल मक्खी 40 से 15 दिन तक जीती है, बरगद 200 से 500 वर्ष तक जीता है, मगरमच्छ 70 से 100 वर्ष तक जीता है। मगरमच्छ देखो 70 से 100 वर्ष तक चला गया। केला का जो तना होता है 12 महीने तक, और धान 90 से 150 दिन, गुलाब 10 से 35 साल। देखो दिन भी लिखा है ना, ऐसा मत धान को 90 से 150 साल मत लिख लेना, दिन लिखा हुआ है यहाँ पे हफ्ते लिखे हुए हैं। तो हम इसका कहने का मतलब ये है कि जीवों में जीवन अवधि क्या होती है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय होता है, जो आयु होती है, उसको बोलते हैं जीवन अवधि। और जीवन की जो उम्र जो होती है, किसी जीव की आयु जो होती है, उनके आकार के अनुसार नहीं होती। जैसा हाथी बड़ा है तो उसका आयु जो ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हाथी देखो बड़ा है लेकिन कितने साल, 60-70 साल जी रहा है। कछुआ देख लो 100 से 150 साल, हाथी की तुलना में कितना छोटा है ना। तो आकार के अनुसार उसकी आयु नहीं होती है ना। चलो इतना आपको समझ में आया है। अब हम अलैंगिक जनन पढ़ेंगे ना, फिर लैंगिक जनन भी पढ़ेंगे, तो इनको विस्तार से पढ़ेंगे आप। इनको अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन आपको इतना समझ में आया। एक बात यहाँ पे देख लो, आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हो, जीव विज्ञान के जनक कौन है? यानी फादर, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु को माना जाता है ना, अरस्तु है। ठीक है ना, तो आप इतना सा स्क्रीनशॉट लो, फिर आप लैंगिक जनन पढ़ेंगे ना, इसको उठा के मैं यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए। चलो अब अगला देखते हैं, अलैंगिक जनन, है ना। जनन 2 प्रकार का होता है। अब हम अलैंगिक जनन समझते हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा यानी युग्मक द्वारा निर्माण की भागीदारी के साथ जनन होता है, अर्थात इसमें केवल एक जीव से अपने जैसे जीव का निर्माण होता है ना। मैंने अलैंगिक जनन शॉर्टकट में बता दिया है और एक किताबी भाषा में बता दिया है कि जब संतति की उत्पत्ति
एकल जनक यानी एक जनक, जनक कौन, पुरुष और स्त्री, तो उसमें से एक जनक द्वारा, जनक यानी गेमिट, गेमिट यानी शुक्राणु और अंडाणु को बोलते हैं ना, पुरुष में शुक्राणु, महिला में अंडाणु, तो द्वारा युग्मक गेमिट निर्माण की भागीदारी के साथ जनन होता है, अर्थात इसमें केवल एक जीव से अपने जैसे जीव का निर्माण होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अलैंगिक जनन में पुरुष और स्त्री की जरूरत नहीं होती है, किसी एक जनक से ही अपने जीव का निर्माण हो जाता है, ऐसे जीव को कहते हैं अलैंगिक जनन, है ना। थोड़ा और देख लेते, आकार तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहते हैं। एक पॉइंट ये याद रखना कि आकार तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीव जो होते हैं, आकार में भी और अनुवांशिकता, अनुवांशिक यानी पीढ़ी को बढ़ाने वाले गुण, जैसे मनुष्य आकार में जैसे होते हैं, आकार में जैसे कहने का मतलब ये है कि हाथ दो, दो पैर, दो आंख, नाक, तो मनुष्य से मनुष्य का ही निर्माण होना, ये आकार कहलाता है। तो आकार अथवा अनुवांशिक रूप से एक समान हो तो उसको क्लोन कहते हैं, क्लोन, है ना। आपको ऑब्जेक्टिव में या किसमें भी आ सकता है कि क्लोन क्या कहलाता है, तो किसी जीव का आकार और अनुवांशिकता का एक समान होना ही क्लोन कहलाता है, क्लोन शब्द दिया गया है ना, आकार में और अनुवांशिक रूप से। जैसे मनुष्य की पीढ़ी मनुष्य की तरह ही दिखाई देगी, उसके भी अनुवांशिक गुण उसके माता पिता के जैसे ही बढ़ेंगे, है ना। तो आकार तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीव को क्लोन कहते हैं। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव यानी एक कोशिकीय जीव और पादप एवं साधारण जीव आदि में पाया जाता है। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव यानी एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है ना। अलैंगिक जनन किसमें पाया जाएगा, एक कोशिकीय जीव और पादप में भी पाया जाता है और साधारण जीव में भी पाए जाएंगे ना। साधारण जीव जैसे यही कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अलैंगिक जनन करते हैं ना। तो आपको समझ में आया कि अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव में होता है, साधारण जीव में भी होता है, कुछ पादप यानी पेड़ पौधों में भी होता है। तो एक कोशिकीय यानी जो एक ही कोशिका से बना हुआ होता है ना, एक कोशिका से ही बना। हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। हमारे अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, है ना, लाइसोसोम, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, केंद्रिका, कोशिका द्रव्य तो पाया जाएगा एक कोशिकीय जीव में, लेकिन हमारा शरीर जो होता है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, और अलैंगिक जनन यानी एक कोशिकीय जो जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, केंद्रिका, है ना, ये नहीं पाया जाएगा। गोल्जी को ये सारी चीज उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। इतना आपको समझ में है अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन ऐसा जनन है जिसमें एक ही जीव से अपने जीव का निर्माण हो जाता है, इसमें मादा और नर की आवश्यकता नहीं होती है, और अलैंगिक जनन अनेक विधि से होता है। तो ये विधि मैंने नीचे लिखवा दिया है कि इसमें एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक कोशिका जो है, एक ही कोशिका या नर हो या फिर मादा हो, ऐसा नहीं कि दो कोशिका हो रही है। नर और मादा किसमें आवश्यकता होती है, लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में मादा, पुरुष और स्त्री दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में मादा या फिर नर एक ही जीव की आवश्यकता होती है, और वो जीव भी कैसा जनन करता है, अपने ही शरीर से दो भाग कर लेता है, अपने ही शरीर को दो भागों में बांट देता है। जैसे देखो यीस्ट, यीस्ट आपने देखा होगा, एक जीव है ना, जो जल में पाया जाता है, एक कोशिका से बना हुआ होता है। यीस्ट इस प्रकार का होता है ना, ये क्या है, एक जंतु है यीस्ट, और जल, मीठे जल में पाया जाता है। तो ये क्या करता है कि इसमें ये यीस्ट है, यदि इसको नए जीव का निर्माण करना हो तो इसमें एक थोड़ा सा उभार निकला हुआ मिला, इसको उभार निकला हुआ आपको दिख रहा है, ये यहाँ से थोड़ा सा उभार ये निकला हुआ आपको दिख रहा होगा ना, ये वाला जरा सा। तो यदि इसको अपने जीव का निर्माण करना हो तो यहाँ से कलिका निकल आती है ना, कलिका, कली देखा है, पेड़ पौधों की छोटी सी कली नरम होती है, तो एक कली निकल आती है ईस्ट में, और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बढ़ने के बाद फिर ये दो जीव का, एक जीव का निर्माण कर लेता है। ये तो एक ये वाला है, और इससे यही जीव जो है, यही ईस्ट जो है दो भागों में बढ़ जाता है। किस विधि से, तो मुकुलन विधि होती है इसमें, है ना।
तो ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन क्या कहलाता है कि अपने ही जीव से एक कली से उस जीव का निर्माण कर लेना। कली निकलती है ना, जैसे आपने पौधा लगाया उसमें कली निकलती है जब नया नया होता है, तो ऐसा ही क्या होता है, ईस्ट में भी एक कली निकल आती है। ठीक है, तो ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ये याद रखना है। ईस्ट और हाइड्रा में भी कैसा होता है अलैंगिक जनन, मुकुलन विधि द्वारा होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। देखो ये जैसे ये हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा भी क्या है, एक जीव है जो जल में पाया जाता है। तो इस प्रकार की इसकी आकृति होती है हाइड्रा की। और आपको एक छोटा सा उभार दिख रहा है ना, कली बोलते हैं इसको, कलिका बोलते हैं ना, यहाँ पे लिख दो इसको भी कलिका, और इसको भी क्या बोलते हैं, कलिका। बारीक अक्षर में आप समझ जाना मैं बोल रहा हूँ, तो इसको कलिका बोलते हैं। तो मुकुलन किस में होगा, जिसमें कलिका से जीव का निर्माण होता है ना। तो हाइड्रा और अभिमा में अलैंगिक जनन होता है, ये याद रखना है। तो इस उभार से फिर धीरे धीरे ये उभार बड़ा हो गया, ये कलिका बड़ी हो गई और इस जीव से अलग होकर एक अपने जीव का निर्माण हो गया है ना। तो ये जीव जो है, एक आपने नए जीव का निर्माण कर दिया, ये नया जीव है हाइड्रा के, ये नया जीव हो गया, नया जीव, ये नया जीव, ये भी क्या है, ये नया जीव। तो कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन में अपने ही शरीर से जीव का निर्माण कर देना। एक कली निकलती है और उस कली से एक जीव का निर्माण हो जाता है, उसको मुकुलन बोलते हैं। याद रखना है, हाइड्रा और ईस्ट में कैसा जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। किस विधि से होता है, मुकुलन विधि से होता है। ठीक है, ये याद रखना। उसमें कलिका होती है, मुकुलन इसलिए बोला क्योंकि उसमें कली से उसका जीव निर्माण हो रहा है ना। चलो आगे एक और होता है अमीमा, अमीभा। अमीभा भी क्या है, जीव है, जल में पाया जाता है ना, एक कोशिकीय जीव है। इसमें जनन कैसे होता है, द्विखंडन विधि द्वारा होता है। मुकुलन विधि से ईस्ट और हाइड्रा में हो रहा है, लेकिन अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि द्वारा होता है। द्विखंडन का मतलब ये होता है कि अपने शरीर के बीच में से दो भाग में टुकड़े कर देना है ना। द्विखंडन का मतलब क्या होता है, अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेना द्विखंडन कहलाता है। ठीक है, द्विखंडन क्या है, अपने शरीर को दो भागों में तोड़ लेना। तो ये देखो, ये अमीबा है, फिर इसके अंदर का संकुचन हुआ, संकुचन यानी सिकुड़न हुआ, अंदर से खिंचाव हो, तो ये संकुचन हो रहा है। देखो यहाँ से फिर धीरे धीरे टूट जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो टुकड़े हो गए, बीच में से टुकड़े हो रहा है, इसलिए इसको द्विखंडन कहा है। खंडन यानी टुकड़े, द्वि यानी दो टुकड़े, तो एक जीव से दो टुकड़े हो गए, एक नया जीव हो गया। ठीक है, तो अमीबा में भी अलैंगिक जनन होता है, लेकिन कौन सी विधि से होता है, द्विखंडन विधि से होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अलैंगिक जनन किस में होता है, तो अमीबा में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, लेकिन द्विखंडन कौन सी विधि से होता है, हाइड्रा में कौन सी विधि से होता है अलैंगिक जनन, मुकुलन से। ईस्ट में किस विधि से होता है अलैंगिक जनन, मुकुलन से। लेकिन द्विखंडन जनन किस में होता है, अमीबा में, है ना, अमीबा में द्विखंडन होता है। अलैंगिक जनन तो तीनों में जैसा ही हो रहा है, लेकिन जो विधि जो होती है वो विधि अलग अलग जाती है। ये विधि आप याद रखना है कि अमीबा में द्विखंडन होता है, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा होता है। तीनों में तो अलैंगिक होता है, तीनों में, सभी में अलैंगिक। ठीक है, इन सभी में अलैंगिक जनन होता है, सभी में, लेकिन विधि अलग अलग होती है। एक और आपकी किताब में दिया हुआ, सारा आपकी किताब में लिखा, मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं क्लोमिडोमोनास। क्लोमिडोमोनास क्या होता है, ये एक हरा शैवाल होता है, ये पानी में पाया जाता है ना, तो ये पादप में आते हैं ना, पेड़ पौधों में आ जाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन करता है। तो क्लेमिडोमोनास क्या होता है, एक शैवाल होता है, हरा शैवाल है। ये भी अलैंगिक जनन से ही करता है ना, अलैंगिक जनन से। लेकिन ये कैसे करता है, यहाँ इसके अंदर आप देख रहे हो, ये बीजाणु के रूप में है ना, बीजाणु के रूप में बाहर निकल आते हैं और अपने जैसे जीव का निर्माण कर दी। देखो ये यहाँ से ये कोशिका भित्ति फट गई, यहाँ से फट गई, फिर ये बाहर निकल रहे हैं। ये हवा, सॉरी हवा से नहीं, ये अंदर के अंदर बीजाणु जो होते हैं, ये कोशिका ऊपर भित्ति फट जाती है, फिर उसे बहुत सारे बीजाणु से
क्लेमिडोमोनास का निर्माण हो जाता है ना। तो एंडोस्पोर विधि द्वारा होता है, एंडोस्पोर विधि से। इसमें किस विधि से होता है जनन? एंडोस्पोर, है ना। एंडोस्पोर यानी भित्ति का फट जाना, है ना। तो यहाँ से फट के अंदर से, एंडोस्पोर यानी अंदर से बीजाणु बाहर आते हैं और एक क्लेमिडोमोनास का निर्माण हो जाता है। किताब में है, आपको मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश करा, इसके बारे में डिटेल में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने चित्र दिया हुआ था तो आपको समझा दिया थोड़ा सा। एक ये है पेनिसिलिया। पेनिसिलिया क्या है? ये आयुर्वेदिक दवा बनाने में काम में आता है ना, पेनिसिलिया। बहुत ये आगे पढ़ेंगे पेनिसिलिया। ये क्या है? कवक है ना। कवक है, और कवक पेड़ पौधों में नहीं आता है ना। ये कवक है। ये कैसे अपने जीव का निर्माण करता है? तो ये क्या करता है कि इसमें ये गोल गोल आपको दिख रहा है, ये कोनिडिया बोलते, इसको कोनिडिया बोलते हैं, कोनिडिया बीजाणु। ये क्या है? कोनिडिया बीजाणु है। ये क्या करता है? इसमें भी अलैंगिक जनन नहीं होता। कैसे होता है? अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। इसमें भी अलैंगिक होगा, इसमें भी अलैंगिक होगा। ये पेनिसिलिया है ना, पेनिसिलिया, पेनिसिलिया चित्र किताब में आपके दिया हुआ है। ये कैसे जनन करता है? ये बीजाणु जो होते हैं, जैसे ही हवा आती है, ये बीजाणु उड़ के दूसरे स्थान पर चले जाता है और वहां से एक जीव का निर्माण हो जाता है ना। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? फिर आगे देखते हैं। चलो, आपकी किताब में एक शब्द दिया हुआ है पुटी भवन, है ना। पुटी भवन क्या है ये समझते हैं। आपकी किताब में एक शब्द दिया हुआ है कि पुटी भवन क्या होता है। तो विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाप संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्त्री कठोर आवरण का निर्माण होता है, जिसे पुटी कहते हैं। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। पुटी भवन क्या है? एक विषम परिस्थिति यानी ऐसी स्थिति आ जाती है, अमीबा की बात हो रही है ना। पुटी भवन किस में होता है? तो अमीबा में होता है। ये पॉइंट याद रखना, पुटी भवन किस में होता है? अमीबा, है ना। मैंने अमीबा बताया आपको, इस टाइप से होता है अमीबा। स्पेंस बनाता ये अमीबा, ठीक है। अमीबा इस टाइप से होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, जंतु है, छोटा सा, जल में पाया जाता है। तो अमीबा विषम परिस्थिति में यानी ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहां पे पानी की कमी हो जाती है ना। क्या ये जल में पाया जाता है, वहां जहाँ पे पानी की कमी हो जाती, तेज गर्मी हो जाती है, उसको बोलते हैं विषम परिस्थिति। विषम परिस्थिति यानी जल की कमी होना, गर्मी होना। तो ये किसमें हो गई? अमीबा में। तो विषम परिस्थिति में ये अमीबा क्या करता है? फिर संकुचित हो जाता है ना। संकुचित कैसे हो जाएगा? फिर ऐसा संकुचित कर लेता है। क्या? पादाप। पादाप, इसको पादाप बोलते हैं। जैसे आपको उभार दिख रहे हैं ना, इसको पादाप बोलते हैं, पादाप। आप पादाप से आप पेड़ भी समझ लो, कुछ भी, लेकिन ये पादाप जो है वो संकुचित कर लेता है, ऐसा गोल रूप में हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आया? विषम परिस्थिति में यानी जैसे जल की कमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसकी विषम परिस्थिति हो रही है? अमीबा में। विषम परिस्थिति में अमीबा क्या करता है? अपने पादाप संकुचित कर लेता है, यानी पादाप जो है इस तरह संकुचित कर लेता है, ठीक है। संकुचित कर लेता है अपने परिक्षेत्र में, अपने क्षेत्र में त्रिस्तरीय कठोर आवरण का निर्माण कर लेता है बचाव के लिए ना। अपने आप को बचाव के लिए यहाँ पे 3 स्तर का निर्माण हो जाता है, यानी कठोर भित्ति, यानी बाहरी चमड़ी जो होती है कठोर हो जाती है, 3 भाग में परत में बन जाती है। किसकी? अमीबा में। संकुचित होकर क्या करता है? ये त्रिस्तरीय कठोर आवरण, यानी आवरण 3 आवरण, 1 2 3, इसको 3 को त्रिस्तरीय आवरण का निर्माण कर लेता है अपने बचाव के लिए, क्योंकि वहां पे पानी की कमी हो गई, भयंकर गर्मी हो रही है। तो क्या करता है? अपने बचाव के लिए 3 त्रिस्तरीय का निर्माण कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं? पुटी कहते हैं। इस परिघटना को पुटी भवन कहते हैं। समझ में आया आपको? ये अमीबा है, ये संकुचित हो गया। संकुचित किसको कर लिया इसने? पादाप को। ये उभार देख रहे हैं, इसको पादाप बोलते हैं। तो पादाप को संकुचित कर लिया और 3 स्तर लेयर बन गई, परत बन गई उसको 3 स्तर में, है ना। जैसे 1 2, ये 3 स्तर ऐसे ऊपर नीचे ना, 3 स्तर के उसमें क्या स्किन, त्वचा का निर्माण हो गया। किसमें? अमीबा में। तो पुटी भवन किसमें होता है? अमीबा में होता है। कैसे होता है? विषम परिस्थिति में, इस जल की कमी में अमीबा क्या करता है कि अपने पादाप को संकुचित कर लेता है। ये पादाप को संकुचित कर लिया है ना, आप दिख रहे, इसमें पादाप नहीं दिख रहे, संकुचित करके 3 परत में 3 कठोर परत का निर्माण हो जाता है इसमें, जिसे क्या जिसे बोलते हैं पुटी। इस पूरी घटना को पुटी भवन कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया पुटी भवन किसमें होता है? अमीबा में होता है।
एक आपको शब्द दिया है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन भी किस में होता है? अमीबा में होता है। फूटी भवन किस में होता है? अमीबा में होता है। किस लिए होता है? अपने बचाव के लिए। तो बीजाणु जनन अमीबा में होता है। अब अमीबा में कैसे होगा बीजाणु जनन? बीजाणु जनन अगला पॉइंट आपकी किताब में दिया हुआ है, बीजाणु जनन। अमीबा अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल हो गया, अब विषम परिस्थिति नहीं हुई, अनुकूल यानी वापस पानी की मात्रा मिल गई इस अमीबा को। पहले क्या था? पुटीकृत था, यानी उसमें पुटी का निर्माण हुआ था। जैसे ही अमीबा को जल मिल गया, आप अनुकूलित हो गया, यानी वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया इसने, तो अमीबा अनुकूलित हो गया। अनुकूलित परिस्थितियों में क्या करता है? विषम परिस्थिति यानी जल की कमी हो गई, और अनुकूलित परिस्थितियों में यानी जल यानी पानी मिल गया उसको, तो अब क्या करेगा अमीबा? अमीबा अनुकूलित परिस्थितियों में जैसे पानी मिल गया तो पुटीकृत अमीबा क्या करता है? बहुखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है। जैसे ही अमीबा को पानी मिलता है, ये पुटीकृत जो अमीबा जो था, ये पुटीकृत अमीबा जो है बहुखंडन द्वारा विभाजित हो जाता है। बहुखंडन यानी बहु यानी एक से ज्यादा, और खंडन यानी टुकड़े, यानी अमीबा के एक से अधिक टुकड़े हो जाते हैं। कैसे होते? जैसे ही उसको पानी मिलता है, पहले पानी नहीं था तो पुटीकृत हो गया था, अब इस पुटीकृत से जैसे इसको पानी मिला, इस पुटीकृत अमीबा को, तो ये क्या हुआ? इसका बहुखंडन से द्वारा विभाजित हो जाता है, और अनेक सूक्ष्म अमीबा का निर्माण होता है, और अनेक सूक्ष्म अमीबा का निर्माण होता है, अथवा बीजाणु अमीबा उत्पन्न करते हैं। जैसे एक बार अमीबा बताता हूँ, ये अमीबा है। आप अनुकूलित परिस्थिति में ये अमीबा जो ऐसी 3 लेयर में था, है ना, अमीबा ऐसी 3 लेयर में अमीबा था, ठीक है। ये पुटीकृत हो गया, इससे इस टाइप में आ गया था ये। तो जैसे इसको पानी मिला ना, तो इसके अंदर क्या था? जिसको क्या मिला? पानी मिल गया, तो ये क्या हो गया? अनुकूलित हो गया। अनुकूलित यानी जैसे अपने पहली अवस्था में आने की कोशिश कर रहा है। जैसे इसको पानी मिलता तो क्या होता है? इसके अंदर जो होते हैं अमीबा का निर्माण हो जाता है ना। अमीबा का निर्माण ऐसे ऐसे छोटे छोटे अमीबा इसके अंतर्गत होते हैं, ठीक है। ये अमीबा है, छोटे छोटे अमीबा का निर्माण हो गया है, लेकिन ये बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि उसमें पानी की कमी थी। पुटी भवन में क्या होता है कि अमीबा अंदर के अंदर निर्माण हो जाते हैं, है ना, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि पानी की कमी थी। जैसे ही अनुकूलित हो जाता है, जैसे ही इसको पानी मिल जाता है, तो ये पुटीकृत अमीबा क्या करता है? आपने ये तीनों भित्ति टूट जाती, इधर से तोड़ता ना, ये तीनों भित्ति फिर क्या टूट जाती है, और धीरे धीरे अमीबा बाहर आ जाते हैं, है ना। बीजाणु कैसे बाहर निकलता है? ऐसे फिर ये अमीबा क्या करते हैं? धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अर्थात तो पुट्टी की भित्ति फटने पर, ये पुट्टी की भित्ति फट गई, ये यहाँ से फट गई, तो फटने पर अनेक अमीबा का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को बीजाणु कहते हैं। ये बाहर हो गए अमीबा, है ना। तो पुटी भवन क्या होता है? मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अमीबा में होता है ना, जल की विषम परिस्थितियों में ये अमीबा जो होता है पादप को संकुचित कर लेता है, और इसमें 3 परत का निर्माण हो जाता है, कठोर परत का निर्माण हो जाता है, और कठोर परत का निर्माण होने के कारण इसके अंतर्गत अमीबा का निर्माण होता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि कठोर 3 परत आ गई थी। कठोर 3 परत है तो अमीबा कैसे बाहर निकलेगा? अंदर के अंदर बहुत सारे अमीबा का निर्माण होता गया। फिर जैसे ही इसको पानी मिला, अमीबा को जैसे ही इसको पानी मिला, तो क्या करता है? अनुकूलित हो जाता है। अनुकूलित होने पे क्या होता है? इसकी पुटी भवन जो है, पुटिका जो है इसकी फट जाती है, और बाहर ये जितने में अमीबा बाहर निकलने लगते हैं ना। तो आपको समझ में आया? तो इस अघटना को क्या कहते हैं? बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन आपको समझ में आया? बीजाणु जनन का अर्थ है अमीबा की पुट्टी फटने पर अनेक अमीबा का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? बीजाणु जनन कहलाता है। पुटी वहन क्या होता है? विषम परिस्थिति में होता है, और बीजाणु जनन किस में होता है? अनुकूलित परिस्थिति में होता है ना। तो ये भी बात याद रखना। अनुकूलित, जैसे ही विषम परिस्थिति थी तो उसने अपने आप को संकुचित करके 3 कठोर में बदल दिया था, लेकिन उसके अंतर्गत अमीबा का निर्माण होता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन फिर दूसरी घटना क्या हुई? बीजाणु जनन हुई। तो बीजाणु जनन कैसे होगी? अनुकूलित परिस्थिति में, यानी पानी मिल जाता है उसको अच्छी स्थिति में। जैसे ही पानी मिलता है तो उसकी पुट्टी तो निर्माण हुआ वो फट जाता है,
और वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, तो उसको इस क्रिया को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। ठीक है। एक होता है आपका, आपकी किताब में दिया हुआ है कायिक प्रवर्धन, यानी कायिक जनन भी कहते हैं और कायिक प्रजनन भी कहते हैं इसको। ठीक है। ये आपकी किताब में दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि अपनी काया से नए जीव का निर्माण कर देना, यानी अपने ही किसी एक टुकड़े से नए जीव का निर्माण कर देना, अपने किसी एक शरीर के टुकड़े से ना। तो अपनी काया से नए जीव का निर्माण करना, अपने शरीर से नए जीव का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, कायिक परिवर्धन कहलाता है। और ये कायिक परिवर्धन भी क्या है, एक अलैंगिक जनन है ना। ये भी कैसा अलैंगिक जनन है। ये किस किस में होता है, आलू में होता है, अदरक में होता है, बुलबिल में होता है, पत्थर चट्टा में होता है ना, जिसको ब्रायोफिल्म भी बोलते हैं, और जल हाइसिंथ बोलते हैं। तो ये इसमें कायिक परिवर्तन होता है किसमें, पादपों में, आलू में, अदरक में। जैसे आपने एक आलू लिया है ना, ये आलू है, इसमें कुछ भाग में आपको इसे आंख जैसी दिखाई, जैसे जिसको पर्व संधि बोलते हैं इनको, क्योंकि ये आलू है। जैसे आग जैसे दिखाई थी ना, इसको बोलते हैं पर्व संधि। पर्व संधि का मतलब होता है गांठ, है ना, गांठ। तो आलू के जहाँ जहाँ आंख है वहां से आलू के टुकड़े कर दो, उसको जमीन में गाड़ दो, क्या होगा, एक नया पौधा मिल जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, कायिक परिवर्तन। अदरक का भी ऐसे ही होता है ना, उसके एक जहाँ पे आपको गांठ दिखी वहां से काट दो और अदरक को गाड़ दो, तो उसका नया पौधा बन जाता है। बुलबिल भी ऐसा ही होता है ना। और पत्थर चट्टा भी, उसको आपने देखा होगा, उसकी पत्ती से उसका नए पौधे का निर्माण हो जाता था, इसलिए अलैंगिक जनन है। जल हाइसिंधी क्या है, जल हाइसिंध हम इसको मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाऊंगा है ना, अभी जगह नहीं, इसलिए जल हाइसिंध क्या होता है कि एक जल के ऊपर पाया जाता है ना, पूरे जल में फैल फैल जाता है। तो एक बंगाल में घटना हुई थी, जल हाइसिंध, जल हाइसिंध को जल कुंभ बोलते हैं, जल कुंभी पौधा, जल कुंभी पौधा। ये जल कुंभी पौधा होता है, ये क्या होता है कि जल में फैल जाता है। पूरे बंगाल में घटना हुई थी कि वे बंगाल में वहाँ पे जल था और वहाँ पे मछुआरे बहुत ज़्यादा रहते हैं, मछुआरे यानी मच्छी मारने वाले, व्यापार चलता है वहाँ पे। तो बंगाल में क्या हुआ था कि जल में बहुत सारा फैल गया था। तो जल के ऊपरी परत पे फैलते, तैरते हैं ऊपर, जल के ऊपर फैल जाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलते हैं ना। इसमें अपस्थानिक जल भी पाया जाता है। मैं इसको समझाऊंगा, चित्र से भी समझा दूंगा, लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ। बंगाल में क्या हुआ था, जल था, जल के ऊपर फैल गए थे, और फैलने से जल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, यानी हवा की कमी हो गई, जिसके कारण मछली मर जाती। बहुत सारी मछली मर गई थी, जिससे बंगाल में बहुत बड़ी घटना हो गई थी। वहाँ का व्यापारी था मछली का, तो सारी मछली मर गई, तो उनका व्यापार कैसे चल रहा। फिर वहाँ पे नाव भी नहीं चला पा रहे थे वो। फिर मछली के मरने के कारण वहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो गई थी। और ये पौधा इसलिए उगता है क्योंकि इसके फूल बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए, है ना, जलकुंभी। तो बंगाल की घटना जल हाइसिंथ के कारण हुई थी ना, जल हाइसिंथ, इसको जल कुंभ भी बोलते हैं। जल के ऊपर तैरता रहता है और बहुत जल्दी बढ़ता है ये। तो इसमें भी ये भी अलैंगिक दोबारा होता है। इतना आपको समझ में आया, फिर इसको मैं आपको जल हाइसिंथ इनका चित्र बनाता हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा चित्र समझाता हूँ। कायिक परिवर्धन में क्या होता है, जो अपने शरीर से दूसरे जीव का निर्माण कर दे, यानी अपनी एक कलिका से। जैसे आलू है, आलू का चित्र ऐसा होता है, इसको बोलते हैं आँख। जो आपको गांठ जैसी दिखाई दी ना, उसको आँख बोलते हैं। और यहीं से कलिका, आँख से कलिका का निर्माण हो जाता है। तो आलू के एक एक टुकड़े को आप यदि जमीन में गाड़ दोगे तो आलू का निर्माण हो जाएगा। तो ये कैसा है, अलैंगिक है। ये भी कैसा है, अलैंगिक है ना। ये अलैंगिक है, ठीक है। और एक होता है अदरक, अदरक को भी आप जमीन में गाड़ दोगे अलग अलग टुकड़े से, तो वो भी एक नए पौधे का निर्माण कर लेंगे। ये अदरक की गांठ को बोलते हैं पर्वसंधि, है ना, गांठ का नाम है। और अपस्थानिक मूल, यानी ये जमीन के ऊपर भी इसकी गांठ, यानी अंदर जमीन के अंदर इसकी जड़ होती है, तो अपस्थानिक मूल कहते हैं, ठीक। बुलबिल का ये इस तरह से पौधा होता है। ये भी अपनी इस कलिका, देखो इस कलिका से नए पौधे का निर्माण कर रहा है। एक पत्थर चट्टा होता है, इस टाइप से होता है ना, जो कलिका इस पत्ती से ही दूसरे पत्ती का निर्माण हो जाता है, इस टाइप से बाहर निकल के। सारी की सारी कलिका से ही निर्माण हुआ है। मेन चीज़ ये देखना है, जल हाइसिंथ। जल हाइसिंथ क्या है, जल कुंभी बोलते हैं। जल में फैलाव हो जाता है, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण मछलियाँ मर जाती है। और ये घटना बंगाल में हुई थी, है ना, मर जाती है, जिससे उनका व्यापार नहीं चल पा रहा था। उस जल में नाव नहीं चल रही थी, मछली मर जाने से बीमारी उत्पन्न हो रही थी, तो बहुत समस्या आई थी। ये जल कुंभी, और बहुत जल्दी बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, इस तने से। ये तना इसका लंबा होता जाता है, उस तने से फिर दूसरी कलिका निकलती है ना, भूस्थानिक होती है। भूस्थानिक यानी ऊपर उसकी तना जल में तैरता रहता है।
और ये जल हाइसिंथ को जलकुंभी बोलते हैं, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिखवा दिया हूँ। जल हाइसिंथ के कारण बंगाल में घटना हुई थी ना, ये याद रखना। किस पादप के कारण हुई थी? जल हाइसिंथ यानी जलकुंभी के कारण बंगाल में घटना हुई थी, जिसमें मछली मर गई थी। ठीक है, चलो ले लो।